नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीरे की, क्योंकि लंबी और बड़ी तेजी के बाद आज जीरे की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है। और इस वक्त आज अगर आप देखें तो एनसीडीएक्स पर जीरा वायदा 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 39,685 के स्तर पर बंद हुआ है। मई का कॉन्ट्रैक्ट करीब 2200 रुपए नीचे। तो एक बड़ा करेक्शन आज के दिन दिखा है, लेकिन क्या ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए किशोर शाह हैं, जीरा ट्रेडर हैं ऊंझा, जो कि देश की सबसे बड़ी मंडी है जीरे की, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आज का जो करेक्शन है ये और बढ़ सकता है सर? हेलो जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जो गिरावट आई है जीरे में 5% की, क्या ये गिरावट अभी और बढ़ेगी? हाँ जी सर, थोड़ी बहुत और बढ़ेगी। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था थोड़ी या कि बहुत? अगले हफ्ते में जीरे की करेक्शन आने वाली है और अभी ये करेक्शन थोड़ी जारी रहेगी। कम से कम यहाँ से भी 10-15 रुपए किलो की मंदी समझ सकते हो। वहां पर एक बाइक बनेगी और एक बार जीरा फिर वापस 400 के ऊपर क्रॉस करेगा, 415-20 रुपए। आप कह रहे हैं कि 1000 रुपए से 1500 रुपए तक जीरे के दाम अभी और गिर सकते हैं? हाँ जी। कब तक? यही 2-3 दिन, यही अभी रेंज बाउंड ही बाजार है। अभी ये 2 दिन में गिरेंगे बाजार, कल भी मंदा ही रहेगा बाजार सर। कल मंदा रहेगा? हाँ जी। अच्छा, स्पॉट मार्केट का क्या हाल है, हाजिर बाजार का? अभी स्पॉट मार्केट के अंदर भी डोमेस्टिक की डिमांड बहुत कमजोर है, एक्सपोर्ट की डिमांड भी बहुत कमजोर है। अच्छा। क्योंकि एक जो राउंड है वो जीरे का पूरा हो चुका है। हाँ। दूसरा अभी तेजी आने या मतलब नई मार्केट में तेजी आने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा और ये 15-20 दिन अभी थोड़ा रेंज बाउंड ही बाजार रहेगा। कोई ज्यादा तेजी नहीं लगती है, ज्यादा तेजी आगे जाके बढ़ेगी सर। अगर देखिए, आप दो बात कह रहे हैं, अगर डिमांड बहुत कमजोर है एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक की, तब तो ज्यादा गिरावट आनी चाहिए। लेकिन ये फिर मतलब बिकवाली भी तो रुक जाएगी सर, आवक भी रुक जाएगी। आवक अभी जो चल रही है 30,000, वो आगे जाके 15-20 हजार इतनी डिमांड रहने वाली है ना सर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 30,000 की आवक है और डिमांड है वो 15,000-20,000 की। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अराइवल कम हो जाएगी, है ना? हाँ जी। अच्छा, तो आप ये बताइए किशोर जी कि बॉटम आपको जीरे का कहाँ बनता हुआ दिख रहा है? नीचे का ना, ऊपर का बता रहे हैं आप? बताओ नीचे का बता दो। बॉटम तो नीचे का होगा ना सर? हाँ नीचे का है सर। नीचे का ये मेरे को लगता है कि एक बार 380-85 के बीच में एक बार बॉटम बनेगा सर। 380 मतलब 38,500। आप कह रहे हैं कि ये बॉटम बन जाएगा, वहां पर आए तो खरीद लेना चाहिए? हाँ, वहाँ खरीदना चाहिए पक्का। हाँ जी। क्या टारगेट रखें ध्यान में फिर? और उसके बाद वापस एक बार ये जीरा 410-15 रुपए क्रॉस करेगा वापस। 410 तो 41,500 क्रॉस करेगा? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये डिमांड रुकी रहती है लंबे वक्त तक, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, ये भी है। यदि ये डिमांड उसके बाद भी 380 में एक बार डिमांड आती रुक जाती है, हाँ, तो एक बार ये जीरा 360 भी हो सकता है सर। अरे अब आप तो डरा रहे हैं। अगर 360 होगा तो फिर 380 पर क्यों खरीदे? अपना तबड़ी मेरे को 338,500 के नीचे मंदा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ वहाँ ज्यादा कमजोरी बन गई है क्योंकि भाव के रेंज इस तरह के है, तो वहाँ 36,000 भी बंदे को टाइम नहीं लगेगा सर। तो अगर मान लीजिए 38,000 टिकेगा नहीं सर। अच्छा, हाँ नहीं टिकेगा नहीं मतलब और नीचे जाएगा या ऊपर आ जाएगा? नहीं, ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाएगा। मैंने आपको पहले बोला कि जीरा एक बार 50,000 बिकेगा, लेकिन वो बिकेगा आपको अगस्त सितंबर में, पहले नहीं बिकेगा। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो बीच में माहौल बनाया जा रहा था कि एकदम जीरे में तो करेक्शन आएगा ही नहीं, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, आपके ऊंझा के भी कई साथी थे, वो कह रहे थे करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि स्पॉट मार्केट में दाम जो हैं वो ज्यादा ऊपर हैं कंपेयर टू फ्यूचर मार्केट। ये दलील दे रहे थे लोग। ये मार्केट आप होता है, ये बात कब थी? जब 400 के अंदर जब रेट था तब ऊंचा था हाजिर का रेट। उस टाइम में डिमांड अच्छी थी, एक्सपोर्ट की और लोकल डिमांड, दोनों डिमांड कट गई। अभी डोमेस्टिक डिमांड इतनी 20 से 25 अप्रैल के बाद डोमेस्टिक डिमांड कमजोर हो जाती है, सबको मालूम है। और मई महीना पूरा डोमेस्टिक डिमांड ठंडा रहता है। अगर लोकल डिमांड ही कमजोर रहेगी, एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर, फिर तेजी कहाँ से आएगी सर? तो रमजान के बाद डिमांड बढ़ेगी घटेगी? 15 मई के बाद थोड़ी डिमांड बढ़ेगी। अभी 15 मई तक मेरे को डिमांड अच्छी नहीं लगती है। तो 15 मई तक फिर खरीदना भी नहीं चाहिए जीरा? वो तो बीच में आए तो मौका मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि वो कंटिन्यू नीचे ही जाएगा। वो रेंज बाउंड रहेगा, जैसे 10-15 रुपए घटिया वापस कभी आपके कम हो गई, थोड़ी डिमांड बढ़ गई तो वापस बढ़ जाएगा 10-15 रुपए। तो लंबी तेजी नहीं होगी सर। लंबी तेजी नहीं होगी? हाँ जी। ये 5-6% रोज वाली तेजी नहीं होगी ना? ये नहीं होगी सर। कब तक नहीं होगी ये तेजी? ये 15 अप्रैल तक सर। 15 मई तक। 15 मई तक?
हाँ जी। आपके भाई बंधु सुन रहे होंगे जो बहुत तेजी में है, वो आपको बोलेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। भले बोले, मैं तो हमेशा जेन्युइन जो रिपोर्ट देता हूँ, मैंने आपको पहले रिपोर्ट दी थी, अभी भी वही बता रहा हूँ। अच्छा। मैं आपको क्या बोला कि जीरा एक बार 50,000 ट्रेड करेगा, लेकिन कब करेगा वो? अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में? हाँ, उसके पहले ये रेंज मैंने अभी 15 मई तक मेरे को नहीं लगता, 15 मई के बाद एक वापस एक राउंड आएगा। आप इतना लंबा टारगेट दे रहे हैं कि तब तक भूल ही जाए लोग। मैं याद रखूंगा, लेकिन आपकी बाइट भी आप रिकॉर्ड याद है। रखना सर, आप तो हमेशा याद ही रखते हो हमको। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका किशोर जी, जीरे पर अपना व्यू देने के लिए, बताने के लिए कि आगे जीरे का मार्केट रहेगा कैसा। तो आप कह रहे हैं कि अभी डिमांड कम है तो मार्केट थोड़ा दबाव में ही रहेगा, कुछ और करेक्शन की संभावना बन रही है। हमारे साथ आज की चर्चा में कुछ खास मेहमान और जुड़े हैं। बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के अनुज गुप्ता हैं, IIFL सिक्योरिटीज के DN पाठक साहब हैं, ED हैं सोपा के, और संदीप भान साहब हैं, COO हैं साइम डार्बी ऑयल्स के, सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ी खबर आई है पाम तेल को लेकर, जो खबर सबसे पहले हमने आपको बताई थी और संदीप जी ने हमें बताई थी, हमने आपको बताई थी। तो खबर ये थी कि इंडोनेशिया ने पाम तेल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी है, पाम तेल पर भी, और RBD ऑयल पर भी ड्यूटी बढ़ाई है। $55 की बढ़ोतरी क्रूड पाम तेल पर की गई है और RBD पर $50 की बढ़ोतरी की गई है। चूंकि इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम तेल का, हालांकि इस वक्त हमारा फोकस सॉफ्ट ऑयल मतलब सोया तेल और बाकी तेलों पर बढ़ा है, फिर भी संदीप जी मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये जो ड्यूटी बढ़ाई गई है 16 अप्रैल से 31 अप्रैल तक के लिए, इंडियन मार्केट में क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं इसका? मृत्युंजय जी, अभी इंडियन मार्केट पे इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। उसका रीजन मेन है कि पाम ऑयल अभी आज की तारीख में सबसे एक्सपेंसिव तेल है। अच्छा। कंपीटिंग ऑयल्स में सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल बहुत ही सस्ता है। सनफ्लावर ऑयल आज के बाजार में $40 से $50 चीपर है देन पाम ऑयल। इन ऑयल्स को देखते हुए पाम की बढ़ोतरी में कोई असर इंडिया पे आएगा नहीं। कोई असर नहीं आएगा। अच्छा, एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट होता है सर बाकी ऑयल के लिए, कुछ असर आएगा सेंटिमेंट का? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट भी कई बार खबर का होता है मार्केट के ऊपर, तो सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई असर देख रहे हैं आप बाकी तेलों पर? अभी जो प्रेशर सनफ्लावर ऑयल का है, वो कभी उस ऑयल को देखते हुए सारे पाम ऑयल में भी समझ में नहीं आ रहा है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कि इतना सस्ता क्यों सनफ्लावर ऑयल होता जा रहा है, इतना कंपीटिंग ऑयल सोयाबीन ऑयल क्यों होता जा रहा है। ये अच्छा। पहली बार हुआ है कि जब पाम ऑयल इन सब ऑयल्स में से सबसे एक्सपेंसिव है। तो सेंटिमेंट्स को देखें तो यस, हमारे को थोड़े शॉर्ट टर्म में ये लगता है कि सॉफ्ट ऑयल बड़ा सस्ता हो गया है। अच्छा। अच्छा, एक बात, आप तो चूंकि ग्लोबल एडिबल ऑयल मार्केट को लगातार क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं सर, खाने के तेल के दाम कम हुए हैं और बहुत कम हुए हैं हाल के दिनों में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आने वाले वक्त में क्या एडिबल ऑयल की कीमतें अभी और कम होने वाली हैं और दाम घटने वाले हैं? सर, अगर आज प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का पाम ऑयल का प्राइस देखें और सॉफ्ट ऑयल का प्राइस देखें तो $100 का डिफरेंस है। पाम ऑयल बड़ा सस्ता है और नियर बाय का ऑयल देखें तो पाम ऑयल सबसे एक्सपेंसिव है। इस सिनेरियो को देखते हुए पाम ऑयल बड़ा सस्ता है, लगता नहीं कि इससे नीचे जा सकता है। अच्छा, इससे क्योंकि नीचे आज नहीं? नियर बाय और फॉरवर्ड में कम से कम $80 का डिफरेंस है। अच्छा। अच्छा, सीड पर आपका क्या आउटलुक है सर? क्योंकि मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड सीड और की जो बात हम कर रहे हैं, बीच में तो ये हुआ था कि मस्टर्ड सीड के दाम MSP से नीचे आ गए थे, अच्छी क्रॉप बताई जा रही है इंडिया में। मस्टर्ड सीड में क्या कुछ आगे तेजी की संभावना है या आपको लगता है कि अभी इसकी गुंजाइश नहीं है? सर, अभी सारे सॉफ्ट ऑयल्स में तेजी दिख नहीं रही है क्योंकि जिस तरह का प्रेशर सनफ्लावर ऑयल का है इंडिया पे, रशियन सनफ्लावर ऑयल, यूक्रेनियन सनफ्लावर ऑयल, उससे सब ऑयल्स पे थोड़ा सा दब गया तेजी। तो अभी क्या लग रहा है आपको, ऑयल के दाम जो गिर रहे हैं ये सनफ्लावर ऑयल गिरा रहा है, सारे ऑयल के दाम? सारे ऑयल के प्राइसेस अभी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं सनफ्लावर ऑयल से, क्योंकि वो आज की तारीख में सबसे सस्ता ऑयल हो गया है, जो अच्छा। एक टाइम पे सबसे प्रीमियम था। अच्छा, तो फिर आपको याद हो कि आपने कुछ महीने पहले अपन ये डिस्कस करते रहे थे कि पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल का स्प्रेड जितना बढ़ गया था उसके चक्कर में पाम की कितनी डिमांड हो गई थी। आज पाम उसी लेवल पे है पर सोया ने बहुत जबरदस्त ड्रॉप कर दिया, एट पार ला दिया पाम और सोया के स्प्रेड को। अच्छा, तो सर ये बताइए कि अभी चूंकि मस्टर्ड का अराइवल का टाइम है और फार्मर को अच्छी क्रॉप हुई है, तो अगर अभी कोई खतरा नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि आगे दाम बढ़ने की कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है, तो आपके हिसाब से क्या ड्यूटी में कुछ बढ़ोतरी इस वक्त करनी चाहिए इंडिया में? सर, इंडिया अगर इस टाइम ड्यूटी पे बढ़ोतरी करेगा तो यहाँ पे उसको और बढ़ा देंगे। अच्छा।
जितनी डिफरेंस इंडिया ड्यूटी में ला देगा उतना डिफरेंस यहाँ पे ऊपर मार्केट ये कर देगा, क्योंकि आज यहाँ पे नियर बाय में जबरदस्त टाइटनेस है। आज अगर आपने इंडोनेशिया और मलेशिया के सिनेरियो को सेपरेटली देखना पड़ता है, जो भी सीपीयू एक्सपोर्ट होता है इंडिया को वो होता है मलेशिया से। मलेशिया अभी एक्सट्रीमली टाइट स्टॉक कंडीशन में है। वी आर हैविंग अ स्टॉक ऑफ जस्ट 1.67 मिलियन टन्स, जो अपने आप में बहुत ही कम स्टॉक्स है। सो इंडिया की ड्यूटी बढ़ाना मतलब यहाँ के प्राइसेस को और उछालना। तो आप क्या कह रहे हैं कि नहीं बढ़नी चाहिए ड्यूटी? सॉरी, आप क्या कह रहे हैं कि ड्यूटी अभी नहीं बढ़ानी चाहिए? नियर टर्म में ड्यूटी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं रहेगा सर। अच्छा, नहीं यहाँ तो हाँ ये जी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक तो सॉफ्ट ऑयल बहुत ही चीप है, यहाँ पे पाम बहुत टाइट है, तो जितना अट्रैक्टिवनेस सॉफ्ट ऑयल्स का है अभी इंडिया के लिए, उसका फायदा भरपूर उठाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी बन रही है कि अभी ड्यूटी बढ़ाने का वक्त नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप भान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में ऑयल मार्केट पर अपनी बात रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खबर का रुख करते हैं। खबर यह है कि सोयाबीन उत्पादन को लेकर फाइनल रिपोर्ट आ गई है सोपा की। सोपा बीच बीच में अपना अनुमान जारी करता रहता है, लेकिन अब फाइनल रिपोर्ट सोपा की तरफ से आई है और इसमें कहा गया कि इस साल 124.11 लाख टन उत्पादन की उम्मीद है। पहले 120.39 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है। एमपी में 54 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन की संभावना है। महाराष्ट्र में 49 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन का अनुमान जारी किया गया है। डीएन पाठक साहब हैं हमारे साथ, ईडी हैं सोपा के। पाठक जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। लॉक कर दिया सर, ताला लगा दिया आपने अपनी रिपोर्ट में? फाइनल रिपोर्ट है आपकी ये सोयाबीन पर? हम लोग एक पहले अक्टूबर में देते हैं। अच्छा। और एक फिर मिड टर्म रिव्यू करते हैं 6 महीने बाद। हाँ। तो ये हम इस साल 2022 खरीफ क्रॉप की फाइनल रिपोर्ट। अच्छा, तो सर ये कोई लंबा गैप नहीं हो जा रहा है आपकी फाइनल रिपोर्ट में? तो क्रॉप आके सब लोग मान लिए, सब इम्पैक्ट भी आ गया प्राइस पर, कम ज़्यादा क्रॉप का। बहुत लेट नहीं है आपका फाइनल रिपोर्ट? नहीं, लेट नहीं है, 6 महीने बाद ही रिव्यू करते हैं, क्योंकि जो पहले 4 महीने होते हैं वो बहुत ज्यादा अराइवल के होते हैं, अच्छे अराइवल के। बाद में अराइवल टेपर डाउन होती है और 6 महीने बाद ही पता लग पाता है कि फार्मर ने क्या होल्ड किया हुआ है, स्टॉकिस्ट के पास क्या है, क्रशिंग कैसे रही, एक्सपोर्ट कैसा रहा। ये शुरू के 6 महीने बड़े क्रूशियल होते हैं, तो हम 6 महीने बाद ही ये करते हैं। मार्च में, अप्रैल में देते हैं ये रिपोर्ट, जो कि हमने इस बार दी है। और इस बार क्योंकि हमको लगा कि क्रॉप जितने हमने पहले अनुमान किया था उससे थोड़ी ज्यादा है, महाराष्ट्र में काफी अच्छा उत्पादन आया है और किसानों के पास बहुत सामान स्टॉक में रखा है। हमने जितने किसानों से बात की है, सैकड़ों किसानों से, सबने बोला कि हम तो अभी संभाल के रखे हुए हैं, बीच में गेहूं और चना आ गया तो उनको पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमने उत्पादन बढ़ाया, सब सोच समझ के, सारी फिगर देख के थोड़ा सा बढ़ाया है, करीब 3%, ज्यादा नहीं बढ़ाया। अच्छा, सोच समझ कर आपने बढ़ाया, कहना बढ़िया है सर। 6 महीने में एक बार रिपोर्ट ऐसा काम मिल जाए हम लोगों को भी तो अच्छा लगेगा, है ना? है ना? चलिए, अच्छा, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है पाठक जी कि आपने कहा कि 124 लाख टन के आसपास उत्पादन का अनुमान है। तो क्या अभी सीड की सप्लाई ठीक ठाक है? मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है डिमांड के मुकाबले? मार्केट में थोड़ी डिमांड की दिक्कत है अभी भी, डिमांड थोड़ी सी कम है। और क्योंकि तेल की कीमत बहुत बहुत नीचे आ गई है, इसलिए क्रशिंग में थोड़ी डिस्पैरिटी हो रही है, क्योंकि तेल जो है मील को बड़ा सपोर्ट कर रहा था। अब तेल की कीमत इतनी नीचे आ गई है कि वो मील को सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, तो उससे मील की प्राइसेस बढ़ गई हैं। अभी जो एक्सपोर्ट हमने कर दिया पिछले 6 महीने 5 महीने में 8-9 लाख टन, अभी आगे के महीनों में मुझे एक्सपोर्ट होता दिख नहीं रहा, तो थोड़ा सा प्रेशर है, क्रशिंग पे थोड़ा प्रेशर आएगा। आपने शायद रिपोर्ट हमारी देखी हो, फरवरी के मुकाबले मार्च में मंडी में अराइवल आधी से थोड़ी ज्यादा रही है और क्रशिंग तो बहुत कम रही है मार्च में, जबकि फरवरी में सब 28 दिन थे। तो थोड़ा प्रेशर है बिकॉज ऑफ ये तेल की प्राइस बहुत कम होने की वजह से क्रशिंग पे प्रेशर है। अभी सर कुछ उम्मीद है डिमांड बढ़ने की? डिमांड तो रेगुलर बनी रहती है। अभी गर्मी के महीनों में तो डिमांड वैसे भी पोल्ट्री की कम रहेगी, तो जैसी डिमांड अभी रही है उससे तो अब कमी रहने वाली है। कम से कम अप्रैल मई जून में तो डिमांड बहुत कम रहती है, क्योंकि बर्ड्स बहुत कम फीड लेते हैं, तो डिमांड की मुझे बहुत ज्यादा अभी उठती हुई दिखाई नहीं दे रही पोल्ट्री की। अच्छा, तो अगर इधर डिमांड कम है सर, तो आप उस तरफ डिमांड बढ़ा रहे हैं क्या अपनी, कि ड्यूटी बढ़ा दी जाए? नहीं, ड्यूटी बढ़ा दी जाए, ये तो हमारी कांस्टेंट डिमांड है। जब से प्राइसेस गिरनी शुरू हुई है सोयाबीन तेल की और पाम की और सनफ्लावर की, जैसा अभी मेरे दोस्त बता रहे थे, सनफ्लावर सब तेलों से नीचे हो गया है, जबकि हमेशा प्रीमियम ऑयल था। तो ड्यूटी बढ़ाने की डिमांड तो हमारी
जारी है, लेकिन अभी सरकार की अपनी कंसिडरेशंस हैं, वो पॉलिटिकल हैं कि क्या वजह है। लेकिन हम तो अभी भी कह रहे हैं कि ड्यूटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि मित्र तो ये सोयाबीन बात की भी कह कीमतों रहे से हैं, किसान थोड़ा नाखुश है। आपके मित्र तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर ड्यूटी बढ़ी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ जाएंगे। संदीप जी यही बात कह रहे थे अभी। देखिए, वो उनको अपने हिसाब से बात कहनी पड़ेगी, वो कहाँ से बोल रहे हैं, उनका बिजनेस क्या है, उसको कंसीडर करिए, तब वो यही बोलेंगे ड्यूटी नहीं बढ़नी चाहिए। आप तो भाई हिंदुस्तान में वो किसी से बात करिए। तो यही बात तो संदीप जी भी कहेंगे आपको, यही बात नहीं तो नहीं, आपको भी कहेंगे, आप भी अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। देखिए वो उनका इंटरेस्ट है। इंडिया में आप किसी से पूछ लीजिए, आप किसी एसोसिएशन से पूछ लीजिए, किसी ट्रेडर से पूछ लीजिए, नहीं, संदीप सबका जी ये तो कहना हार्डकोर है। इंडियन है, बेशक सिंगापुर में रहते हैं। संदीप जी हिंदी में बात कर रहे हैं। बताइए संदीप जी, पाठक जी कह रहे हैं कि संदीप अपने जी हिसाब से आप बात कर रहे हैं। आप इंडियन तो जरूर है, कोई लेकिन इंटरेस्ट उनकी किसी आकाश नहीं। एसोसिएशन या किसी से नहीं है। हम तो सीधा आउटलुक दे रहे हैं जो यहाँ पे हमारे को लग रहा है। अच्छा, तो मैं आपका आई रिस्पेक्ट आई एम योर नॉट व्यूज, अफिलिएटेड टू एनी आपके व्यूज एसोसिएशन। सिंगापुर में बैठ के बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपको वो बात कहनी है जो आप ऑब्वियसली जो आपको सूट करेगी। मैं वो बात कह रहा हूँ जो मुझे सूट करती है। तो सर लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी बात करें कि जो मुझे सूट करे। सॉरी। मैं चाहता हूं कि आप Like दोनों I said, ऐसी I बात don't करें belong कि to any मुझे सूट association. करे। I don't belong to any association or I don't represent any association. जो मैं बोल रहा हूँ मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ जो यहाँ पे हमारे को दिख रहा है being part of this global industry here. Agree with you, sir. But we are giving the views of the industry here, not my personal view or my association's view. I think the entire industry in India is wanting that the duty should go up. अच्छा संदीप जी, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर। पाठक जी, what I am saying कि मैं against duty I can नहीं बोल रहा हूँ. I am just saying not in the near term because near term अभी scenario बहुत different है. नहीं नहीं संदीप जी, लेकिन नियर टर्म में सिनारियो ये है सर कि मस्टर्ड किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल रहा है, सोयाबीन का स्टॉक जिन किसानों के पास है उनको अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। यहाँ इंडस्ट्री की दलील है कि किसानों को एटलीस्ट अच्छा भाव मिले, क्योंकि अभी तेलों के दाम काबू में हैं, कम हैं, तो अभी बढ़ा देना चाहिए ताकि जो अराइवल अभी मार्केट में है उसका प्राइस किसानों को अच्छा मिले। ये दलील दी जा रही है, इसको आप कितना बाय कर रहे हैं? सर मैं इस चीज को बाय कर सकता हूँ फॉर अ सॉफ्ट ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो प्राइसेस बहुत कोलैप्स हो गए हैं। पाम ऑयल में आज आपको ड्यूटी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पाम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑयल अभी इंडिया में, और डिमांड वैसे ही अभी पाम ऑयल की बहुत कम है। अच्छा तो ठीक है पाठक जी, पाम पे छोड़ के बाकी बढ़ा दें। मुझे एक डर और है। अभी क्या सोइंग आ रही है, अगले महीने जून में सोइंग शुरू हो जाएगी सोयाबीन की। सोयाबीन का रकबा सबसे ज्यादा है। अगर ये भाव ऐसे ही बने रहे या और कम हुए तो मुझे बिल्कुल डर है कि सोयाबीन का रकबा कम हो जाएगा। अच्छा। और ये जो हम ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनेंगे, तेल में बहुत इंपोर्ट हो रहा है, हम इससे फिर पीछे रह जाएंगे। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम खामखा उससे पीछे हट जाएंगे, क्योंकि कोई वजह नहीं है अभी इतनी कम प्राइस होने की। कंज्यूमर कोई शिकायत नहीं कर रहा। दीज आर द ऑल टाइम लो प्राइसेस। तो अभी कीमत जो है थोड़ी सोयाबीन तेल की और बाकी तेलों की बढ़ेगी तो किसी को कोई नुकसान नहीं है, और हम किसान को एक बड़ा गलत संदेशा दे रहे हैं कि हमें आपकी परवाह नहीं है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि किसानों को मतलब ध्यान में रखते हुए ड्यूटी बढ़ाना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका, संदीप भान जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की। वीरेंद्र जी, आज के लिए सोने चांदी का मार्केट कैसा लग रहा है सर आपको? क्या करना चाहिए गोल्ड में और सिल्वर में? सुस्त कारोबार है, फिर भी कोई डिप मिलता है तो गोल्ड में 60,200 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। 59900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट हम 60,800 के आसपास का रख सकते हैं। अच्छा, आपका व्यू अनुज जी आज के लिए सिल्वर पे क्या है सर? चांदी में अगर ट्रेड लेना हो इस वक्त इस भाव पर तो क्या ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे चांदी में? मिथुन जी देखिए, $25 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और हमने देखा है कि मॉर्निंग में भी एक बाउंस बैक हमने आता हुआ देखा था। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी सिल्वर में करीबन 75,500 के आसपास खरीदारी करें, 74,850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 76,500 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25, 80, $26 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिगर हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहला कॉलर, पूछिए जिगर जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार, पूछिए सर, 2 सवाल है मेरे। एक तो सुबह में 10 की कमाई में अनिल जी जो गोल्ड की देते थे ना, वो नहीं बता रहे कि किसकी बात कर रहे हैं आप? सुबह में 10 की कमाई आती थी, उसमें कॉमोडिटी भी दिखाते थे। नहीं दिखाते हैं सर, अभी भी दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते नहीं हैं। नहीं नहीं, जो ट्रेड दिखाते थे ना वो ट्रेड नहीं दिखाते अभी। नहीं नहीं सर, आप कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम दिखाते हैं।
और इंट्राडे में गोल्ड में क्या करे, वो नहीं दिखा रही, तभी तो मैंने बताया। मैंने इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए ये आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए अनुज जी क्या व्यू है आपका गोल्ड पर? देखिए गोल्ड में खरीदारी की सलाह रहेगी 60,300 के आसपास खरीदारी करें, 60,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 60,800 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने एक फ्लैट ट्रेड होते हुए देखा है, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ा बाउंस बैक आया, हमें लग रहा है कि 2015-2020 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड में इंट्राडे में आपको क्या करना है। पवन है हमारे नेक्स्ट कॉलर, पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर दोनों स्पष्ट सवाल है सर। धनिया के ऊपर जानना है सर, मई का धनिया काफी नीचे हो गया है और उसका बॉटम कहाँ बनेगा, वीरेंद्र वकील जी से और गुप्ता साहब से। अच्छा बताइए वीरेंद्र जी। अभी मेरे हिसाब से ये बॉटम के लेवल है, बट ये कॉलर को पर्टिकुलर वो हर बार मुझे पूछते हैं, तो मैं वापस मेरा जवाब रिपीट करूंगा कि मैंने जुलाई अगस्त की टाइमलाइन दी हुई है, तो ये जो भी तेजी समझते हैं वो जुलाई तक इंतजार करना चाहिए, अभी बहुत समय बाकी है। क्या कॉन्ट्रैक्ट जुलाई अगस्त के लिए लेना हो तो ले लें सर, क्योंकि इस बार धनिया की क्वालिटी में बहुत डिग्रेडेशन है। क्वालिटी स्पेक्ट्रम इसका मैंने 30 साल में इतना वाइड नहीं देखा। एक अच्छा। धनिया 6,000 में बिक रहा है, एक धनिया 50,000 में बिक रहा है। अच्छा इसको सही मानेंगे। कमाल है। अगला सवाल है कमल अग्रवाल का रुड़की से, पूछिए कमल जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ ये एनजी की पोजीशन क्या है, मतलब पोजीशन कॉल। पोजिशनल कॉल एनजी में अनुज जी, क्योंकि आज एनजी में तेजी है तो पोजिशनल ट्रेड क्या लिया जाए? देखिए 150 160 जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 150 से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मार्केट ले सकता है, तो वैसे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि हमें लग रहा है कि ये 150 से लेकर 200 के बीच मूव कर सकता है, तो या तो ये 200 के ऊपर ब्रेक करेगा तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज हम पर्टिकुलर बात करें तो मुझे लग रहा है कि 190 से लेकर 195 तक के लेवल आ सकते हैं, तो पोजिशनल साइड में खरीदारी की सलाह मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखने को मिल सकती है। तो अगर प्राइस नीचे 170 175 तक आते हैं तो आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 150 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 200 से लेकर 210 तक एक पोजिशनल तौर पे देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर प्रवीण है हिसार से, पूछिए प्रवीण जी। मैंने 2 गोल्ड के लॉट शॉर्ट कर रखे हैं 60,900 पे। 60,900 पे आपने 2 लॉट शॉर्ट किया है? हाँ जी, तो क्या 60,300 का लेवल देखने को मिलेगा शाम को मेरे को? 60,300 का लेवल शाम को देखने को मिलेगा। क्या लगता है वीरेंद्र जी, आपको मिलेगा लेवल? शायद मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मिल जाएगा, इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉपर का मार्केट अनुज जी कैसा लग रहा है आपको अभी आज के लिए? देखिए बेस मेटल में हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है, हालांकि मॉर्निंग से मार्केट थोड़ा सा एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पर भी मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मोमेंटम पॉजिटिव है। तो कॉपर में करीबन 780 के आसपास खरीदारी करें, 774 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 790 तक हो सकता है। तो मार्केट थोड़ा सा आज एक सबड्यूड है, तो थोड़ा वेट करें, डिप्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो डिप पे बाइंग की राय, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर रमेश है, पूछिए रमेश जी। पे राय जानना चाहता हूँ। किस पर सर? कॉटन पे। कॉटन पे, ओके। वीरेंद्र जी क्या राय है आपकी कॉटन पे? कॉटन में मार्केट बॉटम आउट तो हो गया है, मीन्स यहाँ से डाउन साइड लंबा नहीं है। एक बार टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, मीन्स समर की पीक ये 2-3 वीक के बाद मार्केट थोड़ा रिकवर होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।